अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारेक और आप देख रहे हैं दास्तान। बाबर और शाहीन भारत के लिए हमेशा से ही डरावना ख्वाब साबित हुए हैं। पाकिस्तान के मिसाइल बाबर और शाहीन भारतीय सेना की नींदें हराम कर रहे हैं, लेकिन कौमी क्रिकेट टीम के बाबर आजम और शाहीन आफरीदी न सिर्फ भारतीय जनता बल्कि भारतीय नेताओं के लिए भी खौफ की अलामत बन चुके हैं। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले पाक भारत मैच में पाकिस्तानी शाहीनों ने रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेलकर भारतीय गुरूर जैसे खाक में मिला दिया है। शाहीनों की जीत पर भारतीय जनता आपे से बाहर हो गई। दिल तो हार से टूट गए थे, मगर अब सुरमाओं के शिकस्त पर आपे से बाहर शायकीन ने टीवी भी तोड़ दिए। ये नहीं बल्कि अक्षय कुमार को पनौती करार दे दिया गया है, जबकि मोहम्मद शामी को गद्दार के फतवे जारी करना पड़े। इसी दौरान भारतीय पंजाब में आरएसएस के गुंडों ने कश्मीरी तलबा पर तशद्दुद किया, जबकि बांग्लादेश में भी भारत के शिकस्त पर कोहली 11 के खिलाड़ी आपे से बाहर हुए। पाकिस्तानी जीत की खुशी श्रीनगर से भारतीय पंजाब तक देखी गई, जबकि भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में भी पाकिस्तान की कामयाबी पर जश्न मनाया गया। भारत के अंदर पाकिस्तान की जीत ने भारत के साबिक क्रिकेटर्स को भी सीख पा कर दिया है। भारत के साबिक क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट में कहा कि दिवाली पर पटाखों पर पाबंदी है, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान की फतह पर मुल्क के कुछ हिस्सों में पटाखे फोड़े गए। उन्होंने गुस्से से मजीद कहा कि चले ये लोग तो क्रिकेट का जश्न मना रहे हूं, लेकिन दिवाली पर पटाखे फोड़ने का क्या नुकसान है? ये सब ढोंग क्यों? सारा ज्ञान दिवाली पर ही याद आता है। इसके अलावा साबिक क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रुकन असेंबली गौतम गंभीर ने भी ट्वीट किए और पाकिस्तान की जीत पर आतिशबाजी पर बरहमी का इजहार किया। लेकिन दूसरी जानिब भारतीय अवाम ने टीम के शिकस्त पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का मुजाहिरा किया है। इस पर भारतीय जनता यानी भारतीय अवाम क्या कह रही है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। टीवी भी टूटे, हमारे यहाँ झगड़ा होने से बच गया, लोगों ने खाना नहीं खाया कि जीत की खुशी के साथ पार्टी करने जाएंगे, पटाखे वैसे के वैसे रह गए। मौका में तो 2 टीवी तोड़ दिए थे। किसने किया? मैंने किया नहीं, जिसने किया उसे पकड़े। यहाँ पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला और हम चाहते थे पाकिस्तान ऐसा खेले जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर आए, पाकिस्तान के लोगों में खुशी आए। बॉलिंग थोड़ा हमारा, दैट इज द मेन रीजन वी लॉस्ट टुडे, बट कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हम 5 बार उनको हरा चुके हैं पहले इसी वर्ल्ड कप में, एक बार गलती हो गई हमारी टीम से, दैट डजंट मेक एनी सेंस। इस वक्त भारत से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हरपाल बेदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल बेदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम तो गुज़श्ता रात से ही जो भारतीय स्पोर्ट्स पंडित हैं और क्रिकेटर्स हैं उनको डायल कर रहे हैं, लेकिन सबके नंबर्स बंद हैं। तो सबसे पहले तो आपके हौसले को दाद कि इतनी बुरी शिकस्त के बाद भी आप हमारे साथ प्रोग्राम में आ गए। हौसले क्या, मेरे को तो फौजियों में कौन से आपसे जंग लड़नी है, इसमें क्या है ना? आपने कौन सा, आपने मैच जीता है और इंडिया ने मैच हारा है। हमने जब इंडिया जीतता था तब भी हम बोलते थे, जब इंडिया हारती तो है, खत्म बात। बेदी साहब ये बात अब तो अच्छी लग रही है, लेकिन मैच से कबल जो एनालिसिस थे, जो कुछ कहा जा रहा था वो किसी जंग से कम नहीं था, क्योंकि हमने तो देखा आपके बहुत सारे चैनल्स तो बॉर्डर पर पहुंच गए थे और भारतीय फौजियों से पूछ रहे थे हाँ भी बहरहाल कैसा है। सर आप मेरे से पूछे ना, मेरे आप देखेंगे जितने भी चैनल्स हैं, कल 10 बजे भी मैंने कहा, उससे पहले भी मैंने कहा, ये नहीं कि मैं कोई नजूमी हूं, मैंने हर वक्त ये कहा कि दूसरी टीम को कम नहीं आके, ये सिंपल फार्मूला, इट हैज नथिंग टू डू विद इंडिया पाकिस्तान और समथिंग। इंडिया जब न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेल रहा था तो जब फाइनल की तैयारी हो रही थी, मैंने उनको भैया न्यूजीलैंड टीम है, मान लो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, वो हार गए वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप में, न्यूजीलैंड से हार गए। तो ये मेरा ये मानना है कि जब आप खेलते हो 2 टीमें खेलती हैं, मगर इस एक बात है तारिक साहब, आई डोंट नो वेदर यू विल कैरी दिस माय स्टेटमेंट और नॉट, डू नॉट ब्रिंग रिलीजन इन दिस। अगर ये बड़ा सबसे बड़ा कि इंडिया पाकिस्तान मैच है, ठीक है, हार जीत चलती रहती है, मजा भी आएगा, खेल भी है, बट वी शुड कीप इट इन दिस स्पिरिट कि इंडिया ने हरा दिया पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया। देखिए ये आपकी मानता बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जितने लोगों से हमने बात की उन्होंने कहा कि आज तक पाकिस्तान इंडिया से वर्ल्ड कप में नहीं जीता है, 5 शिकस्तें हैं। उसके बाद आप ये सोच भी कैसे रहे हैं कि पाकिस्तान भारत को हरा देगा? तो फिर आप उनको ये मशवरा जरूर दीजिएगा बेदी साहब कि गुरूर और तकब्बुर बहुत बुरी चीज होती है, वो अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है, गुरूर का सर नीचा होता है। मेरा ये मानना है, आप मेरी बात सुन लीजिए, जो आपसे बात करते हो गलत नहीं कह रहे थे, क्योंकि ये सब टीआरपी रेटिंग है। आज आप पैसे को हटा दीजिए, यही लोग आपके साथ प्यार से बात करेंगे। इट इज नथिंग टू डू विद इंडिया एंड पाकिस्तान, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद टीआरपी। आज आप इंडिया की मेन अखबार पढ़ लें, सारी अखबारें, आप ऐसा हैरान होगा, उसमें कुछ नहीं लिखा सिवाय पाकिस्तान की तारीफ की। मतलब जो साफी है जिसने लिखना है, ये नहीं कि दे वेंट आउट ऑफ द वे टू प्रेज पाकिस्तान कि भाईचारा दिखाने लगे, नहीं ऐसा गले मिले। उन साफियों ने जो, क्योंकि सीजन साफी हैं, जो रिटन मीडिया है बड़ा सीजन है,
उसमें सब उन्होंने उसी तारीख की तारीफ लिखी जिस तरीके से जीतने वाली टीम की लिखनी चाहिए थी। अगर इंडिया जीतता वैसे ही होता। जिन सहाफियों के बारे में आप बात कर रहे हैं उनकी मजबूरियां हैं, और टीआरपी वो पाकिस्तान में भी ऐसे ही आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, दोनों के डीएनए एक ही है बराबर ना। अब पाकिस्तान में जो हो रहा है, ये जो सहाफी जर्नलिज्म जो गंदगी फैली है टीवी चैनल्स में, आप किसी के साथ बोल जाते हो आपको खाने पड़ जाता है। बेदी साहब देखिए, you seems to be a seasoned journalist and a thorough journalist you seems to be। मुझे बेदी साहब सिर्फ इतना बताइएगा, ये जो कुछ हुआ, जो नक्शा खींचा गया और या जो भी है, बिल्कुल स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने देना चाहिए, क्रिकेट को क्रिकेट ही रहना चाहिए, इसको बिल्कुल जंग नहीं बनाना चाहिए। और मेरा ख्याल आज के बाद क्या ये मैसेज उन भारतीय चैनल्स को भी, उन जर्नलिस्ट को भी लाउड एंड क्लियर नहीं है कि आज के बाद पाकिस्तान को इतना आसान समझते हुए कभी इस तरह के बड़े जो है ना वो गीदड़ भपकियां ना दिखाए सर? अरे सुनिए आप मेरी बात सुन लीजिए, आपने मुझे बुला सुनी, कोई गीदड़ भमके नहीं है, सिर्फ सारा पैसे का खेल है। मैं आज आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आज आप इंडिया के टीवी चैनल खोल दीजिए, बाकी पॉलिटिक्स चल रही है, स्पोर्ट स्टोरी जो है, सबसे मेन स्टोरी जो है वो पैसे की है कि आज 2 टीमें बिकी हैं, नई टीमें 4,000 करोड़ रुपए में एक टीम बिकी, 4,000 करोड़ में 2 टीमें बिकी हैं, 8,000 करोड़ रुपया। एक टीम को खरीदा मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, मैनचेस्टर यूनाइटेड के वो आए हैं मालकान गैजलर ब्रदर, दे आर इन दुबई। एक टीम वो बिकी है, एक अडानी ग्रुप जो इंडिया का सबसे बड़ा लीडिंग है, 2, एक मतलब अहमदाबाद के लिए बिकी, एक लखनऊ के लिए भी। जो लखनऊ की टीम है उसको गैजलर्स ने खरीदा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, सिर्फ पैसा अच्छा इसमें 4,000 करोड़ रुपया टीम का, 2,000 बेसिक था, 4,000 करोड़ एक टीम का। देखिए आपने मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम ले लिया है, तो देखिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ भी यही कुछ हुआ है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस को सुन लें, आप उनको सुन लें तो वो भी बड़े गुरूर में थे, लेकिन मैनचेस्टर को जितनी शिकस्त हुई है और जैसी कॉम्प्रिहेंसिव शिकस्त हुई है, मेरा ख्याल उसके बाद उनको भी सोचना चाहिए। लेकिन क्योंकि मेरा मौजू क्रिकेट है तो मुझे बेदी साहब सिर्फ बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग लॉजिक, यू आर टॉकिंग सेंस, यू आर टॉकिंग एज ए जर्नलिस्ट। तकब्बर और ये उनको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी सुन लीजिएगा, छोटा मोटा आदमी हूं मैं, सारा पैसे का खेल है। कल भी यही होगा, जब भी इंडिया पाकिस्तान का आईसीसी का मैच होगा ऐसे ही होगा, क्योंकि दे हैव टू सेल टाइम। अच्छा बेदी साहब लास्टली मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, देखिए पैसे की जहां तक बात है तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड है, बहुत पैसे हैं, आईपीएल होता है, जितना पैसा लगता है ये सबको पता है, ये ऑन कार्ड्स है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, जैसे पाकिस्तान ने कॉम्प्रिहेंसिवली 10 विकेटों से इंडिया को, भारत को हराया है, और ये कहिए कि उनके होम ग्राउंड में हराया है, क्योंकि ये तो आप होस्ट है इस वक्त, क्या देख रहे हैं फ्यूचर में इन फ्यू डेज टू कम? आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं है, कंप्रिहेंसिव आज भी थी, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल। जी बिल्कुल, मैं उसका भी मैंने ये कहा था, अगर आपके पास ट्वीट देख ले कभी। अगर आपको बुरा लग रहा हो तो मैं माजरत चाहता हूँ बेदी साहब, लेकिन नहीं बुरा नहीं लग रहा, मैं आपकी बात को देखिए, आप हम फॉर्मल भी ना हो ना कि बिल्कुल अपनी बिल्कुल इतने सोफिस्टिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा जब आप उसका 2017 के फाइनल की अगर देखेंगे, वीडियो निकाल के देख लीजिए, एबीपी का एक प्रोग्राम होता था क्रिकेट कैमरा और एक्शन 2000, मैंने यही कहा था कि वी हैव बीन बीटन, वी हैव बीन टॉर्न अपार्ट। ऐसा जो आप बार बार कहते हैं 10 विकेट से हारना, 130 रन से उस पर हारना, ये चलता रहेगा जब तक इंडिया पाकिस्तान के आईसीसी के मैच होंगे। इसी तरीके की हवा बनाई जाएगी, वेदर यू लाइक इट। जब बायलैटरल सीरीज होगी आप देखना बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। दे नीड मनी सर, आप जितनी बातें कर रहे हैं, कल इंडिया को बहुत, और मैं अच्छा मुझे बेदी साहब आप सिरदर्दी खत्म हुई। जी बेदी साहब, एक्चुअली आई हैव टू टेक अ ब्रेक। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि हु इज गोना बी योर फेवरेट नाउ, वेदर इट इज इंडिया और पाकिस्तान, कीपिंग इन व्यू देयर परफॉर्मेंस। T20 देखिए सर, कल भी मुझे पूछा गया, आज भी पूछेगा। T20 में आई विल नेवर से एनी टीम फेवरेट, नो, टिल द लास्ट मैच इज ओवर, नो। T20 का तो यही खूबी है सर। आप ये बताइए 150, जब इंडिया 150 बनाए थे, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली, आई वाज स्टिल अंडर दिस इंप्रेशन दैट दिस मैच विल बी वेल कंटेस्टेड। ठीक है, कई लोग सोचते जीतेंगे, कि सोचते थे हारेंगे, मगर किसी ने नहीं सोचा था कि 150 एक विकेट नहीं मिलेगी। और ये भी देखिए, परसों वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का मैच था, 55 ऑल आउट, उन्होंने इंग्लैंड की हालत खराब कर दी, 4 विकेट लेगी। तो ये T20 इज वन फॉर्मेट विच आई विल नॉट बिकॉज पाकिस्तान में, अभी तो आपको खुश करने के लिए कहता है कि पाकिस्तान बड़ा फेवरेट है, इन्होंने हिंदुस्तान का धुआं निकाल दिया, वो नहीं।
फैक्ट इज दैट yesterday चले बेदी साहब, आई थैंक यू फॉर योर टाइम। हरपाल बेदी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भारत से में ज्वाइन कर रहे थे। गुफ्तगू आपने सुनी, क्रिकेट का फीवर तो इस वक्त सर चढ़कर बोल रहा है और अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि कल एक अहम टाकरा होने जा रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के माबैन, जो एक इंपॉर्टेंट मैच है। उसके लिए भी वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस और देखते हैं कि मौके पर कौन बेहतर परफॉर्म करता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से बहुत सारी उम्मीदें अब ज्यादा वाबस्ता हो गई हैं शायकीन क्रिकेट की भी। गुज़श्ता शब जहां दुबई में तारीख बदली जा रही थी वहीं बलूचिस्तान में माजी दोहराया जा रहा था। एक बार फिर मजबूत कुर्सी के दावेदार जाम कमाल की कुर्सी की चूल्हे हिला दी गई हैं। जाम कमाल कभी सऊदी अरब में वज़ीर आज़म से राब्ते की कोशिश करते तो कभी इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के अहम वज़रा के फ़ोन घुमाते, मगर किसी भी जानिब से कोई उम्मीद ना मिलने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल ही मुस्ताफ़ी होकर घर चले गए। लेकिन कोयटा से कई सौ किलोमीटर दूर जीटी रोड पर लगे एक और मैच में हुकूमत के बयानात में भी कल उतार चढ़ाव देखा गया है। रियासत किसी के सामने झुकने का दावा करने वाली वजारत दाखिला दोजानों में दिखाई दी। कलअदम तंजीम के मार्च को रोकने के लिए कंटेनर्स काम आए और ना ही पुलिस का मजबूत हिसार मुजाहिरीन को काबू में ला सका। जीटी रोड पर खोदी गई खंदकें भी काम नहीं आ सकी। पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां, वसाइल के ज़िया के बाद बिलाखिर हुकूमत ने घुटने टेक दिए। वज़ीर दाखिला मार्च शुरू होने से कबल और बाद में काफ़ी बदले दिखाई दिए। इस हवाले से जो हमारे मिनिस्टर हैं उनके स्टेटमेंट्स पहले क्या थे और आज क्या दिखाई दे रहा है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। ऑप्शन का नोटिफिकेशन अभी जारी हो जाएगा। वज़रा ने, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। ने उनको बैन नहीं किया हुआ। इलेक्शन वो लड़ रहे हैं हर जगह, अपने निशान पे लड़ रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। पंजाब की एक तीसरी बड़ी पार्टी है, उसने अपनी सियासत सोच करनी है। कार्रवाई होगी, कोई रियायत नहीं होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई रियायत नहीं होगी। फैसले अदालतों में होंगे, जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा। हम इनके केसेस जो हैं वो वापस भी लेंगे और शेड्यूल 4 को भी देखेंगे। कौमी असम्बली में ये कोई करारदाद नहीं आया। इस वक्त फ्रांस का एम्बेसडर मौजूद नहीं है, नाज़मुल नमूर है उनके, असम्बली में लेके जाएंगे। उनकी डिमांड है कि इसको कमेटी में जल्द से जल्द कराएंगे जी। ये कौम को डिफरेंट तरीके से मुश्तइल करके इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का एजेंडा कभी कामयाब नहीं होगा। एहतजाज उनका हक है। हुकूमत का काम यह है कि वो लचक रखे। अब वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के मुताबिक कलअदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात कामयाबी की जानिब गामज़न है। सवाल यह है कि अगर मामलात मुज़ाकरात से हल होने थे तो फिर इसमें देर क्यों की गई, ये पहले क्यों नहीं हुई? अगर मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है तो फिर अदालती अहकामात के बावजूद हाफिज़ साद रिजवी को रिहा क्यों नहीं किया गया? आज वज़ीर दाखिला पार्टी को पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी जमात समझ रहे हैं। सवाल यह है कि सियासी जमात को कलअदम क्यों करार दिया गया? फिर आज ये बैंड आउटफिट क्यों है? क्या बयानात से यू टर्न लेने से रियासत की रेट मुतासिर नहीं होगी? ऐसे ही दर्जनों सवालात सारी कौम के जहन में। लेकिन मुल्क में बलूचिस्तान से तब्दीली की हवाओं का आगाज हो गया है। जाम कमाल के इस्तीफे के बाद बाप पार्टी ने मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो को नए वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया है। अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो 3 साल और 2 माह तक वज़ारत आला की कुर्सी पर बराजमान रहे, लेकिन वो भी बलूचिस्तान की तारीख बदलने में नाकाम रहे हैं। जो जाम कमाल साहब हैं वो इससे पहले वज़ारत आला की कुर्सी पर रहे हैं। अब सवाल ये है कि बलूचिस्तान में तब्दीली की लहर दीगर सूबों और मरकज़ तक जाएगी क्या ये दीगर मुल्क के अंदर भी दिखाई देगी? क्या अपोजिशन जमातें पंजाब और वफाक में तब्दीली की तैयारी करेंगी? क्या बलूचिस्तान में इत्तेहादियों की नाराजगी में दीगर हुकूमतों के लिए पैगाम पोशीदा है? क्या नून लीग पंजाब में तब्दीली लाने में संजीदा है? और फिर जाम कमाल के इक़्तिदार का सूरज गुरूब होते ही वफाक और पंजाब में भी इख्तलाफात सर उठा रहे हैं। MKM की जानिब से बरमला इख्तलाफात का इजहार किया जा रहा है, जबकि काफ दबे अल्फाज में शिकवे करती हुई दिखाई दे रही है। खराब है, इसलिए ख़राब है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। बढ़ती हुई ज़रूरत की वजह से भी चीज़ों की महंगाई बढ़ी है, लेकिन साथ साथ बद इंतज़ामी भी पाकिस्तान में महंगाई की बहुत बड़ी वजह है। वो कार्टेल जिनके ख़िलाफ़ आपने लड़ना है, उनको तो कम से कम हुकूमतों के ऐवानों से और ऐवानों से फारिग करने की तैयारी करनी चाहिए। जो बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें गरीबों के को ज़िंदगी गुजारने के लिए, उसके लिए कम से कम आटे, आम सी दालें और ईंधन जलाने का सामान, उसके लिए उन गरीबों के लिए तो कोई सब्सिडी का ऐलान करें। नहीं, कतई तौर पे शाहजेब हम मुतमिन नहीं है। हम तो वो इत्तेहादियां जो पिछले 3 साल से हुकूमत को तवक्कर के साथ ये मशवरा दे रहे हैं कि आम आदमी को रिलीफ देनी पड़ेगी। हुकूमत को चाहिए कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ बाहम मशवरे से अगर चला जाएगा तो बहुत सारी मुश्किलों से बचा जा सकता है। अब इस सब के बाद सवाल यह है कि नवंबर का महीना हुकूमत के लिए खतरनाक साबित होगा,
या ऑपोजिशन के लिए बाहर लेकर आएगा? मुस्तकबिल के मुतवक्के सियासी अमल पर यकीनन बात तो हो रही है कि मुस्तकबिल का सियासी नक्शा क्या होगा। क्या वाकई तब्दीली नविश्ता दीवार है? वो लहर जो बलूचिस्तान में उठी है, क्या ये लहर दीगर मुल्क में भी दिखाई देगी? क्योंकि हुकूमत इस वक्त जो है एक परसेप्शन है कि स्टम्बल कर रही है, फिर सेम पेज की बातें भी हो रही हैं। कहीं ना कहीं हाइब्रिड रजीम के ऊपर भी जो है शुकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है कि इस वक्त हुकूमत कहाँ खड़ी हुई है। अंदरूनी चैलेंजेस भी हैं, बैरूनी चैलेंजेस भी हैं, लेकिन इन मामलात को हुकूमत किस तरह से कैटर करेगी, क्या मैनेज किया जा सकेगा, या फिर जो इत्तेहादी रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं और फिर ऑपोजिशन भी एक तहरीक लाने के लिए पर तोल रही है, पीडीएम सड़कों के ऊपर मौजूद है, क्या पीडीएम कोई ऐसा मोमेंटम बना सकेगी? कुछ मेल मुलाकातों की बात भी हो रही है, पावर ब्रोकर्स के साथ कुछ लोग कह रहे हैं कि मुलाकातें हो रही है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करेगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको कैपिटलाइज करने की पोजीशन में है? फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट जो है वो भी और रिकॉर्ड है सबके सामने, कि जिसमें उन्होंने कहा कि नारे ऐसे नहीं उठने चाहिए अवामी इज्तिमात के अंदर कि जिसमें इदारों के ऊपर को हर्फ आए या शख्सियात के ऊपर जो है वो कोई बात की जाए, उन पर ब्लेम गेम हो। जिसके बाद एक सवाल और भी उठ रहा है कि क्या वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर गुड कॉप और बैड कॉप का खेल जारी है? क्या इसी स्ट्रैटेजी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुछ गेन करने के लिए तैयार दिखाई दे रही है? बरतानिया में भी कुछ मुलाकातें हो रही हैं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी काफ़ी मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जिन्हें ऑलरेडी मफामत के हवाले से जाना जाता है, वो इससे पहले भी मुलाकातें करते रहे हैं, बातचीत होती रही है, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या वाकई इन मुलाकातों के मंतकी अंजाम तक पहुंचने का वक्त आन पहुंचा? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि बलूचिस्तान में तब्दीली की बात हो रही है और जाम कमाल साहब गो के अभी उनके खिलाफ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आई थी, बाकायदा तौर पर चली नहीं, काउंटिंग नहीं हुई, उससे पहले मुस्ताफी होकर घर चले गए हैं। आपको लगता है कि ये रिफ्लेक्ट करेगी दीगर मुल्क के अंदर, मुल्क में मजमूई जो सूरत हाल है उसमें भी ये तब्दीली रिफ्लेक्ट करती हुई आपको आइंदा आने वाले दिनों में दिखाई दे रही है? साहब, बलूचिस्तान का एक किरदार है ना, और कैरेक्टरिस्टिक जो उसका खास एक खासा है, वो ये है कि बलूचिस्तान जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सुई जेनेरिस है, वो अपनी मिसाल आप है, उसका कोई इक्विवेलेंट नहीं है उसमें बाकी मुल्क में। क्योंकि बलूचिस्तान में जब भी हुकूमत बननी है वो मखलूत हुकूमत बननी है, जब भी हुकूमत बननी है वो छोटे छोटे दी पार्टीज को कंट्रीब्यूट करके, ये भी नहीं कि कोई 3 बड़ी जमातों की वहाँ नुमाइंदगी हो जाए हुकूमत में। जब भी हुकूमत बननी है तो वो अफराद पर मुश्तमिल बननी है, बजाय ये कि वो जमातों से हो। अफराद वहाँ जमातों से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। बाकी मुल्क में भी ये तकरीबन ऐसा है कि जो क़यादत है वो पार्टी पे बदस्तूर और तसलसल के साथ हावी रहती है। लेकिन बलूचिस्तान में तो पार्टी ही एक आदमी पे है, दूसरी पार्टी 2 आदमियों पे है, तीसरी पार्टी 3 पे है। यानी एतजाज साहब आप ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है एंड इट हैज नथिंग टू डू विद एनी मेजर पॉलिटिकल चेंज थ्रू आउट द कंट्री? बिल्कुल यही कह रहा हूँ। अच्छा, कोई एजाज साहब देखिए ये जो जाम कमाल साहब हैं, ये तीसरे वजीर आला बन गए हैं जो इन हाउस चेंज के नतीजे में, गो के इन हाउस चेंज आई नहीं थी, अभी सिर्फ मूव हुई थी, उसके बाद अभी काउंटिंग नहीं हुई थी, उससे पहले जाम कमाल साहब स्टेप डाउन कर गए। लेकिन इससे पहले सरदार अख्तर मेंगल हो, सनाउल्लाह ज़हरी साहब हो, सनाउल्लाह ज़हरी साहब की तब्दीली के पीछे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाथ था, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसको सस्टेन कर गई थी। तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत इसको सस्टेन तो कर जाएगी, कोई ऐसा मेजर पॉलिटिकल चेंज नहीं होगा, लेकिन हुकूमतें कमजोर जरूर हो जाती हैं। एतजाज साहब, आप एग्री करते हैं इससे? कमजोर बलूचिस्तान ही होता है ज्यादातर, और बलूचिस्तान के बारे में एक तक़वियत मिलती है इस खास नजरिए को बलूचिस्तान के बारे में कि ये इक्का दुक्का है और इनको जो वफाकी हुकूमत चाहेगी वो उस तरह उनको हुकूमत यहाँ बन जाएगी, और इधर बड़ी वफादारियाँ तब्दील करने वाले
वालों की काफ़ी तादाद है। तो ये मतलब उसमें वहाँ इंडिविजुअल फोकस किया जाता है। तो एतजाज साहब, फिर इसकी सिंबॉलिक वैल्यू तो होगी। फिर देखें, जब इंडिविजुअल्स ये तय करते हैं और इंडिविजुअल्स ये तय कर लेते हैं कि किस पलड़े में अपना वजन डालना है, तो ऑब्वियसली सिग्नलिंग तो हो रही होती है। आपको लग रहा है कि पीछे से सिग्नल्स इतने स्ट्रांग हैं कि जो तब्दीली लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि तब्दीली नविश्ता दीवार है, इसलिए लोग अपनी वफादारियां चेंज कर रहे हैं? डू यू थिंक सो? बलोचिस्तान के पैराए में तो मैं को इतना ज़्यादा इसको एक जनरल रूल बनाने को तैयार नहीं हूँ। ये इस किस्म की तब्दीली KPPK में खैबर पख्तूनख्वा में आ रही होती तो उससे कुछ ये माने लिए जा सकते ज़रूर। अभी तो ज़रा लोग खुशफहमी होंगे जो कि ये समझते होंगे कि बलूचिस्तान में जाम कमाल का इस्तीफ़ा एक नवीद है इस बात की कि सारा निज़ाम उल्टा पुल्टा होने लगा है। इससे ज़्यादा अहमियत मैं समझता हूँ उन मुलाकातों की है जो आज रिपोर्ट भी हो रहा है नवाज शरीफ कर रहे हैं मुल्क से बाहर बैठ के, और वो खुफिया मुलाकातें हैं। और जो खुफिया मुलाकातें उसके साथ शहबाज शरीफ ने की हैं, जेल के दौरान भी की थी और आजकल भी वो बुरका पोश अंदाज में जो उनका पहले भी खासा रहा है, दुनिया जानती है और उनकी तरफ से कोई इतनी तरदीद नहीं आती रही कि शहबाज शरीफ साहब के साथ कौन से साहब दूसरे उनके कुलीग बुरके पहन के और GHQ में दाखिल होते थे और जनरल कियानी से मुलाकातें करते थे और जो भी फौज की तरफ से मुअय्यन किया जाए कि इससे बात कर ले आप, तो वो कुछ बिहाइंड। तो देखिए ना एतजाज साहब, ना तो लंदन में मुलाकातें अब शुरू हुई हैं, ना ही आप जैसे कह रहे हैं कि जेल में भी मुलाकातें होती रही, फिर बुरके में भी मुलाकातें होती रही। ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम जो मुलाकातें हो रही हैं, आपको लगता है कि ये मुलाकातें दिस इज नाउ द राइट टाइम, क्योंकि हुकूमत बज़ाहिर स्टम्बल करती हुई दिखाई दे रही है, वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी नहीं है जिसको हाइब्रिड रिजीम के तौर पर पोर्ट्रे किया जाता रहा और कहा जाता रहा कि ये दिस इज वन ऑफ द गवर्नमेंट्स कि जिसको इतनी सपोर्ट हासिल है जो माजी में पहले कभी नहीं थी। ये भी बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन आज जो सिचुएशन है वो बदली है और आज की मुलाकातें असर तो छोड़ेंगी। एतजाज साहब, नून लीग में तो ये मौका परस्ती है ही पहले से है, और वो ऐसे मौके को ऐसे वक्त का इंतज़ार करते हैं कि जिस वक्त उनकी मुलाकातों में असर होना शुरू हो जाए। और उन्होंने महसूस किया है कि मौका है इस मौके पर कि जब इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पे नहीं लगते। आज तक भी अभी ISI के चीफ का अनाउंस नहीं हुआ, वज़ीर आज़म ने नहीं उस पे अभी तक तो, और वो डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ पे। तो और ये बात भी मैं तो क्लियरली कह रहा हूँ कंसिस्टेंटली बात करनी चाहिए जो पहले की हो उसके, और जो आदमी यकीन करता हो उसके मुताबिक कहनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ ये प्राइम मिनिस्टर का नवाज शरीफ इमरान खान का ये इख्तियार है, स्वाबदीदी इख्तियार है, वो किसको लेना चाहते हैं एज DG ISI। कोई उनको इसमें डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई उनको इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि फेडरल एम्प्लॉइज हैं सारे। जी देखिए प्रोसीजरली तो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में एक फस और एक मैस क्रिएट हुआ है उसने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। देखिए, जैसे आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौके की तलाश में रहती है, अब जो मौका उसे मिला है, जो मुलाकातें हो रही हैं, क्या एट दिस पॉइंट इन टाइम इसको, इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करते हुए कुछ गेन करती हुई दिखाई दे रही है आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? मैं नहीं समझता हूँ कोई गेन करती हुई दिखाई देती है। मौका परस्ती है उनकी जानिब से,
पर मुस्लिम लीग नून अपने अंदर से बहुत तकसीम हुई हुई है। मुस्लिम लीग नून ने अगर कल इलेक्शंस का, वो क्यों कह रहे हैं कि अभी इलेक्शंस ना हम नहीं चाहते और इमरान खान को चलने दो, इसको शहीद ना बनाओ, क्योंकि आज इलेक्शन हो जाए और अनाउंस हो जाए तो कम से कम 3 दिन के अंदर अंदर पार्टी जो भी लड़ना चाहती है, बड़ी पार्टी, उसको अपना वजीर आजम का कैंडिडेट तो क्लियर करना पड़ेगा ना। पीपल्स पार्टी कर देगी, क्लियर है, बिलावल, चेयरमैन बिलावल। पीटीआई कर देगी, साफ वाजे है, इमरान खान। इधर क्या होगा? इधर तो फिर छुरियां चाकू निकल आएंगे, सियासी छुरियां चाकू। और एक तरफ मरियम का क्लेमेंट होगी, दावेदार होगी, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ दावेदार होंगे। एजाज साहब, वैसे मैं ज़राए की खबर आपको दे दूं, ज़राए आपकी भी बड़े स्ट्रॉन्ग है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब तो देखिए ताहयात नाअहल हैं, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी साहबजादी से मुताल्लिक ये फरमाया है किसी जगह पर कि 2028 से पहले वो उनको बतौर कैंडिडेट किसी जगह पर या किसी ओहदे पर नहीं लाना चाहते, वो चीफ मिनिस्ट्री हो या प्राइम मिनिस्टरशिप हो, तो उससे पहले तो ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट। अब देखना ये है कि बड़े मियाँ साहब होते हैं या छोटे मियाँ साहब होते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि ऑब्वियसली ये होगा, लेकिन आज शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ, यानी अगला साल जो है वो इंतखाबात का साल हो सकता है। तो आपको लगता है कि फिर इमरान खान साहब जो है इलेक्शंस अनाउंस कर सकते हैं असेंबली डिसॉल्व करके? इमरान खान, मैं पहले आपकी बात वो मुस्लिम नवाज वाली कर लूँ, उस पर जो मेरा व्यू है वो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज में, अब मैं आपको अर्ज करूँ, कैंडिडेट 2 हैं। नवाज शरीफ कैंडिडेट नहीं है और हमजा नहीं है। शहबाज शरीफ है उस तरफ से, और इस तरफ से मरियम ही कैंडिडेट है, और मरियम ही के पीछे लोग चलेंगे। और नवाज शरीफ की आशीर्वाद उसको बिल्कुल होगी और उसकी वजह से होगी, चलेंगे। लेकिन मरियम ने अपने आप को बड़ा क्लियरली, और वो उस बच्ची की ज़रा ज़िद भी है उसमें, वो भी आंसर है। वो अब नवाज शरीफ की प्रॉब्लम ये रहेगी कि वो तो डिस्क्वालीफाइड है। अब अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो, और ये एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, अदालत किसी के लिए भी, क्योंकि नवाज शरीफ को बड़ी फेवरेबल अदालतें मिलती हैं और बड़े उनकी तरफ लिहाज होता है, और लिहाज होने की वजह बहुत सारी वजूहत हैं। एक वजह यह है कि नवाज शरीफ की जमात ऐसी वाहिद ऐसी जमात है जिसने 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सियासत से क्या ताल्लुक होना चाहिए, या मुस्लिम लीग नवाज से या पीपल्स पार्टी से, पर 5 को आप लेके गए हैं सेनेट में, सेनेट में आफ्टर रिटायरमेंट। एक को सदर बनाया, एक को आपने चेयरमैन पीसीबी बनाया। भला सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या इल्म है कि क्रिकेट क्या होती है? तो एतजाज साहब, आप मुस्तकबिल करीब में नवाज शरीफ साहब को कोई अदालत की तरफ से रिलीफ मिलता हुआ देख रहे हैं, और फिर मियाँ साहब के वापस आने की खबरें भी मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुलाकातें, फिर अदालतों से रिलीफ, और फिर वापस आने की खबरें, तो समझ तो आ रही है कि मियाँ साहब अब जल्दी वापस आ जाएंगे। अरे भाई, अब अदालतों से रिलीफ मिलना कोई इतनी आसान काम नहीं है। ये जब भागे हैं, भागने की वजह से, अगर ये भागे ना होते और अदालत के हुक्म की अदूली में ना भागे होते और वहाँ फिर रहे हैं सेहतमंद, कि एक दिन अस्पताल में नहीं गए, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो धोखा तो अदालत से भी कर गए। तो अब वो बात नहीं रह गई। आईन, कानून या अदालत की निगाह में वो नवाज शरीफ नहीं होगा जो 1993 में जिसकी असेंबली डिसमिस होती है और उसको बहाल कर दिया जाता है, और बीबी की उन्हीं ग्राउंड पे 1997। लेकिन एतजाज साहब, एक फिर सादा सा सवाल तो है कि भले नवाज शरीफ की वो वैल्यू ना हो, मफरूर हो, इश्तिहारी हो, अब्सकॉन्डर करार दिए गए हो, लेकिन लंदन में बैठ के मुलाकातें तो फिर भी नवाज शरीफ से ही हो रही है ना, यानी ही इज डिसाइडर का रोल तो प्ले कर रहे हैं वो।
वो मुंह में इसका वोट है ना मरियम का, और मरियम के आपको मैं एक बात बताऊं, ये बड़ा इम्कान है और ये नैब की कोताही है, या नैब वाली भी मिले हुए हैं मुस्लिम लीग नून लीग के साथ। ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है, पर उनकी कोताही बहुत बड़ी कोताही है। ये बड़ी बात आप कर रहे हैं एजाज साहब के नैब वाले भी नून लीग से, यानी नून लीग जो नैब न्याजी गठजोड़ की बात करती है, आप कहते हैं नैब मिली हुई है नून लीग के साथ। नैब नून गठजोड़ का आप मैं दिखाने लगा, मैं बताता हूँ अभी आपको बताता हूँ और आप खुद मानेंगे। देखें, बात ये है कि नैब ने किया क्या है। नैब उस रास्ते पे चल पड़ी है जिस रास्ते पे आपने अगर लाहौर आना है तो इस्लामाबाद से, तो आप ज़मीन की दूसरी तरफ, आप मगरिब की तरफ ड्राइव करना शुरू कर दें और पूरी दुनिया का चक्कर लगा के लाहौर आए, और जिसमें आपको 4 महीने लग जाए, साल लग जाए आप वो। अब ये लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाला केसेस इनके पास तो इतने हैं जो एक दिन में मुकदमे का एविडेंस कंप्लीट होता है, उस तरफ पता नहीं क्यों नहीं आते। आप देखें कि इनके ये एक टीटी का केस ले लें, टीटी का केस, एक टीटी का, इनको एक गवाह चाहिए हबीब बैंक सर्कुलर रोड लाहौर से, जो कहे कि जी बोरियों में फलां दिन मैं मौजूद था, डिप्टी मैनेजर था और या कैश का इंचार्ज था, तो बोरियों में 48 करोड़ और 50 लाख रुपए आया। वो मशीनों पे हमने काउंट किया, वो इतने पाउंड स्टर्लिंग बना, हमने वो उसको कैश को इस अकाउंट में डिपॉजिट किया, अलिफ जो इसका गुमनाम है, अलिफ में वो भेज दिया क्लिक करके। अब तो क्लिक पे जाता है ना पैसा, क्लिक करके उन्होंने हमने भेज दिया। काउंटिंग के बाद वो हबीब बैंक साउथ कैंजिंगटन लंदन, वहाँ उन्होंने हिसाब लगाया हुआ था कि इतने इसके पाउंड कितने बनते हैं। अब वहाँ से एक गवाह वहाँ का आप ले आए, पेश कर दें अदालत में, जो कह जी इस वक्त 11:03 पे देखिए आप कह रहे हैं कि 2 + 2 4। गुजारिश सुन ले, ये वरना आपकी नाज़र को भी समझ नहीं आएगी बात। वहाँ एक गवाह वहाँ से लाए जो कहे कि जी ये पैसे आए हैं 11:02 पे, 11:04 पे हमने इनको मॉडल टाउन, हबीब बैंक मॉडल टाउन ब्रांच में जो अकाउंट है सलमान शहबाज का, उसमें भेज दिए। अब ये काम तो 3 गवाह और 4 जुमले, और आप एक दिन में 3, 4, 5, 6 केस मुकम्मल कर सकते हैं। मुकम्मल कन्विक्शन होगी, मुकम्मल केस। अब आप लगे हुए हैं एवन फील्ड के केस पे, मिसाल के तौर 95 गवाह है, वो बिल्कुल साहब इसको फिर इनकॉम्पिटेंसी कह सकते हैं ना नैब की। ये प्रोसिक्यूशन के बहुत सारे नकाइस हैं, प्रॉब्लम है वहां। यानी आप जिस तरह बता रहे हैं कि 2 + 2 4 है, लेकिन इतना सिंपल है नहीं, कॉम्प्लेक्स कर दिया इस मामले को। ऐसा सब अभी भी सिंपल है, अभी भी उसमें चार्ज मुरतब कराए। आपकी राय मेरा ख्याल है नैब की जो है वो तक पहुंचेगी, और इसके ऊपर अगर वो करना चाहेंगे अमल तो करेंगे भी। एजाज साहब मुझे लास्ट मेरी राय ये मैं पहले भी एक्सप्रेस कर चुका हूँ, इस पे अमल नहीं होता, वो अगर होता ही नहीं। हर टीटी एक जुर्म है इनफ टू डिस्क्वालीफाई। कोई 170 टीटियां उनको साबित करने की जरूरत नहीं है। हर टीटी टेलीग्राफिक ट्रांसफर ये एक जुर्म है। ठीक है एजाज साहब, लास्टली ये कहिएगा कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब भी बाहर हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं, मरियम बीबी भी बाहर हैं, उनसे मुलाकातें भी हो रही हैं, वो बड़े स्टेक होल्डर भी हैं सिस्टम के अंदर, मेजर स्टेक होल्डर का रोल प्ले कर रहे हैं। फिर ये ग्यासराइयाँ भी जारी हैं कि नेक्स्ट चेंज होगी तो ऑब्वियसली नून लीग का एक बड़ा शेयर भी हो सकता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से अलहदगी के बाद, अपने आप को डिस्टेंस करने के बाद, बिल्कुल एक अलहदा सोलो फ्लाइट करके, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो लूजिंग एंड पर दिखाई दे रही है। पीएमएलएन तनकीद करके इदारों पर भी, अफराद के खिलाफ भी, खुलेआम मजमों के अंदर भी, वो तो गेन करने की पोजीशन में दिखाई देती है। फिर मुस्लिम लीग नवाज की एक बात आप समझ ही नहीं रहे। मुस्लिम लीग नवाज
एक नहीं 20 झूठ पे खड़ी है। और उसका जो मरीम नवाज ने कहा कि मेरा कोई जायदाद नहीं, नवाज शरीफ ने कहा मुझे मर चला हूं मैं, मतलब हर बात पे इन्होंने झूठ बोला हुआ है। ये कोई इतनी सियालकोट में हारे हैं, कश्मीर में भी दोनों सीटें हारे हैं। ये इनका लूजिंग मोड आ रहा है और बिल्कुल करी, और उस मोड में ये इलेक्शन का इम्कान है। सो आप इस पे ज़्यादा हैरान ना हो जाइएगा कि ये मैं तो समझता हूँ अच्छा इमरान खान की अपनी प्रॉब्लम है, ही एज एन इनकम्बेंट, और ये प्राइस महंगाई और बेरोजगारी, तो पीपल्स पार्टी का आप देखेंगे सरप्राइज करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब। बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौसम में खुनकी ज़रूर है, लेकिन गुफ्तगू बता रही है कि आने वाला जो सियासी मौसम है वो यकीनन गर्म होगा। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस और देखते हैं कि नियर फ्यूचर में क्या तब्दीली आ रही है या तब्दीली अभी कुछ दूर है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सड़कें महंगी बनी या हुकूमत ने गलत रिपोर्ट दी, बात सड़कों पर आ गई है, क्या हो रहा है? ब्रेक के बाद आपसे डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को एक बार फिर सुबकी उठाना पड़ गई है। एक बार फिर हुकूमत के इल्जामात खुद उनके गले की हड्डी बन गए हैं। एक बार फिर हुकूमती वज़रा की गलत मौके पर लबकुशाई ने एहतसाब के बयानिए पर सवालात खड़े कर दिए। 26 सितंबर को वफाकी वज़रा मुराद सईद और फवाद चौधरी के इल्जामात हुकूमत के गले की हड्डी बने हुए हैं। NHA और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हुकूमत के इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद अपने बयानात के जरिए मीडिया में रहने का हुनर तो जानते हैं। वो 1000 अरब की करप्शन, 1000 अरब की रिलीफ के दावे ऐसे करते हैं जैसे ये रकूम 1000 अरब नहीं बल्कि सिर्फ 1000 रुपए हों। आपकी बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साबिका हुकूमत पर 2014 से 2018 तक सड़कों की तामीर के जरिए 1000 अरब की करप्शन का इल्जाम आयद किया गया। वज़ीर मवासलात के इन्हीं इल्जामात के बाद सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने जवाबी इल्जाम आयद किया कि यह बयान कौमी इदारों पर इल्जाम और CPEC को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। हुकूमती इल्जामात और अपोजिशन के दावों के दरमियान कई सवालात सर उठा रहे हैं। क्या नून लीग के दौरे हुकूमत पे अरबों रुपए की करप्शन की गई है? मुराद सईद के बयान से क्या नुकसान हो सकता है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? और वज़ीर मवासलात का बयान सियासी बयान था या हकीकत था? इन इल्जामात के सामने आने के बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वजारत को खत लिखा। खत में सवाल उठाया गया कि वज़ीर मवासलात ने सड़कों की तामीर में करप्शन का इल्ज़ाम इंतहाई संजीदा नौयत का है जो उठाया है, लेकिन इस हवाले से NHA की वेबसाइट पर कोई मालूमात दस्तियाब नहीं। तमाम सेक्रेटरी की जानिब से इस खत का जवाब नहीं दिया गया। बाद वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई। वज़ीर आज़म पोर्टल के बाद वहीं पर ही सेक्रेटरी की जानिब से जवाब दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि NHA के ठेकों में कोई भी करप्शन नहीं की गई। गैर जिम्मेदाराना बयानात के नुकसान के हवाले से आला हुक्काम को बाखबर भी रखा गया। NHA के जवाब के मुताबिक तमाम ठेके कम तरीन बोली लगाने वाली कंपनीज को दिए गए। NHA ने तमाम ठेकों का कई बार ऑडिट कराया, लेकिन करप्शन का कोई भी सबूत नहीं मिला। इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन मंसूबों में कोई कमीशन या किकबैक्स ली गई हों। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इसका जवाब तसल्ली बख्श है। इस हवाले से इदारे ने वजारत कॉमर्स को एक मरासला लिख दिया है, जिसमें वज़ीर आज़म से अपनी कैबिनेट के वज़रा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। दोनों वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर उनसे जवाब तलब किया गया है। अब सवाल यह है कि अगर हुकूमत के पास लीगी हुकूमत के खिलाफ करप्शन के सबूत थे तो उन्हें मुतल्लिका फॉरम्स पर क्यों नहीं पेश किया गया? वो हुकूमत जो करप्शन के खिलाफ बयानियां लेकर इक़्तिदार में आई सिर्फ इल्जामात तक महदूद क्यों है? NHA ने वफाकी वज़रा के बयानात को मुस्तरद कर दिया है। इदारे के जवाब के बाद वज़रा की हैसियत क्या होगी? क्या इल्जामात के जरिए हुकूमत ने कौमी इदारों की साख मजरू की है? क्या गैर जिम्मेदाराना बयानात CPEC के हवाले से खदशात को हवा दे रहे हैं? अगस्त 2018 से अब तक 3 बरस और 2 माह बीत चुके हैं। हुकूमत ने सियासी मुखालिफिन को भी इल्जामात की जद में रखा है, लेकिन अदालतों में इस हवाले से कोई भी सबूत फराहम नहीं किए गए, जो एक क्वेश्चन मार्क जरूर है और हुकूमत के एहतसामिये पर भी बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक। गुज़श्ता 2 रोज में मौसम की अचानक से अंगड़ाई के बाद एक अहम चीज है जो सामने आ रही है और वो है गैस का बदतरीन बहरान। पाकिस्तान में मुसलसल तीसरे साल मौसम सरमा में गैस का बहरान सर पर आन पहुंचे और गैस के कम होते ज़खायर LNG की मुनासिब मिकदार में खरीदारी में नाकामी की वजह से ये सर्दियां भी आवाम के लिए गुज़श्ता सर्दियों से मुख्तलिफ नहीं होंगी, बल्कि इस बरस LNG की बुलंद आलमी कीमत की वजह से गैस का बहरान मजीद शदीद होने का इम्कान है। LNG की कीमत और दस्तयाबी तवानाई की शिद्दत इख्तियार करते बहरान का सिर्फ एक अंसर है। दूसरा जो अमल है वो तेल की तेजी से बढ़ती हुई आलमी कीमतें। $86 फी बैरल तक तेल की कीमत पहुंच चुकी है। इसके नतीजे में पेट्रोल मुल्क की बुलंद तरीन सतह 137 रुपए फी लीटर पर पहुंच गया है। दूसरे मुल्कों की निस्बत बढ़ती हुई कीमतें पाकिस्तान को ज्यादा मुतासर कर रही हैं क्योंकि इसका तवाज़ुन अदायगी बिगड़ चुका है। पेट्रोलियम और LNG की दरामद पर इन्हिसार तवाज़ुन अदायगी के बिगाड़ की अहम वजह है। अप्रैल 2020 में जब पेट्रोलियम मसनूआत के नई सतह पर थे तो मुतादिद माहिरीन ने हुकूमत को इस सूरत हाल का फायदा उठाने का कहा था, लेकिन हम इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज नहीं कर सके। बारकैफ अभी सूरत हाल मजीद कशीदा होने के इम्कान है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।